के चौधरी जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए सभी लोग जुड़ जाते हैं प्रैक्टिस सेशन में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट को लेकर आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित प्रश्नों को देखा जाएगा। तो आइए जल्दी से जुड़िए आप सभी लोग। और आज हम लोग एग्रीकल्चर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से हरदम सवाल आते रहते हैं और इन्हीं चुनिंदा प्रश्नों के साथ हम लोग उपस्थित हैं और इसको आज हम लोग हल करेंगे। चलिए तो जल्दी से आते हैं, हम लोग जुड़ते हैं और आइए आज का पहला सेशन का पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे कह रहा कि ये कुछ संस्थान है, कुछ कंडीशन दिया गया है और इनको मिलाने की बात कर रहा और ऐसे प्रश्नों की इस समय ये क्या हुआ, बंद हो गया क्या? चलिए तो ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ती रहती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ मिलाना है। नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना। इसके बाद कहा गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको बैंक से कैसे जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है। इन सबको मिलाना है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना बताइए। तो नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड वास्तव में क्या है? भारत में देखा जाए तो कृषि और ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है ये नाबार्ड। कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में किया गया और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो नाबार्ड जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो काम करते हैं ऐसे संस्थाओं को ऋण देती है। ठीक है। 1992 में 93 में स्वयं सहायता बैंक समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया। तो बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, यह भी बात सही है। किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998-99 में किया गया था। 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना 1998-99 में किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 में। अब इसी को आपको क्रम से सजाना है, क्रम से क्या है, मिला देना है। तो चलिए सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले बताइएगा, नाबार्ड हो जाएगा कि पहले होगा ये 4 के बाद आ जाएंगे 1 के बाद हो जाएगा आपका 2 के बाद हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3। लड़के जुड़े नहीं क्या सब? सबका मोबाइल वोबाइल बंद होगा आज। हाँ 2 लोग खाली, चैट नहीं आ रहा है इनका। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में, मुख्यालय कहाँ? मुंबई। ठीक है ना। बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कब बना है? 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड 98-99 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ये सभी किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को अल्पकालिक ऋण देने के लिए ये काम करती है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोत। द फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक, ये तीनों बैंक है और तीनों बैंक में सबसे ज्यादा लगभग 80% जो योगदान है किसका है?
वाणिज्यिक बैंकों का है 11-12% योगदान इनका है, सहकारी बैंकों का बहुत कम है। तो इसमें ही पूछा गया है कि उनके महत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है। तो आप बताइए, सबसे ज्यादा हमें किसानों के लिए ऋण देने वाली संस्थान कौन है? वाणिज्यिक बैंक है। इसके बाद क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। इसके बाद सहकारी। इसका मतलब 3-2-1 हो जाएगा, क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों का योगदान लगभग हमें 80% योगदान यहीं से मिलता है, 80-82%। क्षेत्रीय ग्रामीण का योगदान है 11% के आसपास है। सबसे कम योगदान सहकारी बैंकों का होता है। इसका ये हो जाएगा। तीसरा देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए, यानी पीडीएस को बनाए रखने के लिए और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे हम क्या कहते हैं? देखो, 3 तरह के मूल्य आपको जानना चाहिए। कृषि विपणन से संबंधित 3 मूल्य आपको जानना चाहिए। एमएसपी, और एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, और तीसरा होता है इश्यू प्राइस। इसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, इसको वसूली मूल्य कहते हैं, और इसको कहते हैं जारी होने वाला मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें फसल बुआई से पहले ही सरकार फसलों का एक तरह से न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देती है। वसूली कीमत होती सरकार जब किसानों से खाद्यान्न खरीदती है पीडीएस के लिए या अपने अनाज के भंडारण के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं वसूली कीमत। और जब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से अनाज लेती है तो वसूली मूल्य में जब रख रखाव का खर्च जोड़ दिया जाता है तो उसी को कहते हैं जारी या निर्गत मूल्य। तो यहां पे पूछा है वसूली कीमत के बारे में, क्योंकि सीधे कहा है कि पीडीएस तथा सुरक्षित भंडारण के लिए जिन कीमत पे सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। ये एमएसपी से ज्यादा होता है, आमतौर पे एमएसपी से ज्यादा होता है, तभी तो सरकार खरीदती है। चलिए, फिर वही सवाल, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है क्या होगा? परिसीमन मूल्य, बाजार मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्रोक्योरमेंट प्राइस। देखिए, बाजार मूल्य जो डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होता है, जो डिमांड और एमएसपी हम बता ही चुके हैं। परिसीमन मूल्य का कोई मतलब यहां पर नहीं है, खाद्यान्नों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाए क्या? प्रोक्योरमेंट। जिस मूल्य पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है वही होता अधिप्राप्ति मूल्य। चलिए, अब यहां से देखिए, बताइए आप लोग, चलिए देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। आज सभी लोग हैं नहीं लग रहा है। कृषि लागत मूल्य आयोग, ध्यान देना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी, सीएसीपी के बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। कृषि मूल्यों के स्थिरीकरण के लिए है, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चित करना, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध कराकर उनके हितों की रक्षा करना, और कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। देखिए, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना सीएसीपी का काम नहीं है। सीएसीपी वास्तव में क्या करती है? एमएसपी के लिए ही काम करती है, एमएसपी के लिए ही काम करती है। सीएसीपी की स्थापना की बात किया जाए तो 1985 में स्थापना हुई थी और यही न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सिफारिश करती है। सीएसीपी एमएसपी के लिए सिफारिश करती है, एमएसपी के लिए, ठीक है।
इससे पहले सीएसीपी को सिर्फ कृषि मूल्य आयोग कहा जाता था, जो कि 1965 में बना था, और इसी को बदलकर 1985 में सीएसीपी कर दिया गया। पहले क्या था? कृषि एवं एग्रीकल्चर मूल्य था, और वर्तमान में यही चीज करती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का निर्धारण यह नहीं करती है, बाकी सब ये काम करती है। तो 4 को हटा देंगे तो क्या बदलेगा इसमें? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चलिए आइए आगे देखते हो लोग। निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है? देखिए यही आपको ध्यान देना है। सवाल सीधे आएगा कि एमएसपी के लिए कौन सिफारिशें करता है सरकार से। तो एमएसपी के लिए सिफारिशें करने वाला संस्थान कौन है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग, सीएसीपी, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था, यही करती है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदन करती है? देखिए हमने बताया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और एफआरपी, इसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। ये है क्या, दोनों को समझ लेते हैं। देखिए यह वास्तव में एक तरह से कंपनियों और सरकार के बीच एक तरह से साझेदारी है। ये इस साझेदारी करके मूल्य निर्धारित किया जाता है, इसी को कहते हैं एफआरपी। और ये सीएसीपी नहीं करती है, बल्कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। इस बात को दिमाग में रखना है। इस समय गन्ने का एफआरपी भारत सरकार ने 365 रुपया प्रति क्विंटल घोषित किया है। ठीक है ना। तो गन्ना हुआ, नारियल हुआ, इस तरह के जो मूल्यों के लिए ये फसल बुआई से पहले ये जो निर्धारित किया जाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफआरपी बोलते हैं। और इस बार गन्ने के लिए 365 रुपया प्रति क्विंटल एफआरपी बनाया गया है। और ये कौन करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कृषि लागत मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करती है। कृषि मंत्रालय के विपणन निरीक्षण निदेशालय, इससे कोई मतलब है नहीं। ये जो मंडियां होती हैं, ये मंडियां उत्पादों को बेचने वचने का काम करती हैं। ठीक है, 7वें का उत्तर हो जाएगा क्या? जी, गुड इवनिंग सर, अभी आप लोग जुड़ रहे हैं। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेट आप लोग, बारिश हो रही क्या आप लोगों की तरफ भी? चलिए चलिए कोई बात नहीं, लग रहे सर्दी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, है कि नहीं? प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। चलिए चलिए बताइए, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। हाँ जी सर, चलिए जी सर, ओके। चलिए आज का जो सेशन था, एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। इन्हीं का हम लोगों ने एक कलेक्शन निकाला गया है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है, जान ही रहे हैं? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। हाँ बिल्कुल, कहाँ पे हो जाएगा 8 का ए? बिल्कुल सही, वाराणसी में। चलिए आगे आते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, बताइए आप लोग। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कई बार आया है, ये कई बार आया है। कहाँ पे इसको बनाया गया है? ये मैसूर में स्थापित किया गया है।
कहाँ पे है ये? मैसूर में इसको बनाया गया है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मैसूर में। बारिश बंद हो गई कि हो रही? बंद हो गई। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। 8 9 का बताइए आप लोग उत्तर। 9 का उत्तर बताइए आप लोग, क्या है? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। बहुत बार ये पूछा गया है। चलिए 10वां ये, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन कौन है? यानी किसी विपणन की सर्वोच्च संगठन का नाम पूछा जा रहा है। कृषि विपणन की सर्वोच्च संगठन कौन है? सर्वोच्च संस्था का नाम है नेफेड। क्या है? नेफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेफेड है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया। याद रखना है, ये नेफेड क्या है? विपणन से संबंधित सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर, याद रखिएगा, नेफेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत वर्ष 2008 में किया गया। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत, यह है क्या कार्यक्रम? इसके तहत जो होता है ना, जो भूमि अभिलेख है, भूमि अभिलेख जिसको खसरा खतौनी कहते हैं, इसको कंप्यूटराइज या डिजिटल किया गया। डिजिटल इसलिए किया गया कि उनके जो कितना उनके पास कृषि योग्य जमीन है, उनको तुरंत उपलब्ध हो सके। कोई भी जानकारी लेना चाहे किसान तो उनको तुरंत जानकारी मिल सके। तो ये राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया है। ठीक है, 2008 में। चलिए, भारत सरकार ने कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? देखिए, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का मतलब होता है कि सिंचित क्षेत्र, जो भारत में सिंचित क्षेत्र है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए रेनफेड एरिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2011-12 में। 2011-12 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये आपको भूलना नहीं है। चलिए, हरियाली कार्यक्रम, आज का सब प्रश्न कार्यक्रमों का ये बार बार पूछा भी जाता है। हरियाली कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, पशुओं हेतु चारे की व्यवस्था से, जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम से। तो यही होगा जल संचयन, यानी हरियाली योजना की शुरुआत जो है 2003 में की गई थी। हरियाली योजना की शुरुआत 2003 में, और ये क्या था? जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम था, इसी के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, 14 ये, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो 1974 में किया गया था। और कहां पे? पुदुचेरी में। पुदुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना, 1974 में पुदुचेरी में किया गया था। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास ग्रीन हाउस में शिफ्टिंग,
जैविक, ऑर्गेनिक, जैविक खेती। जैविक खेती पूरी तरह से देखा था पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है, ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। इसमें तमाम ऑर्गेनिक्स जो है खाद या सूक्ष्म जीवों वाले खाद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जैविक उर्वरक होता है, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। जैविक उर्वरक का नाम सुने आप लोग? जैविक उर्वरक का नाम सुने आप लोग? हाँ, डी, बिल्कुल सही। जैविक उर्वरक जानते हैं आप लोग? बता सकते हैं जैविक उर्वरक क्या होता है? जैविक उर्वरक बोलिए, क्या होता है जैविक उर्वरक? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैविक उर्वरक के बारे में जानते हैं? वास्तव में जैविक उर्वरक क्या होता है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, इन्हीं को हम लोग खेतों में डाल देते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जैविक उर्वरक के बारे में, एजोला का नाम सुना आप लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा, बीजीए। ये सभी क्या है? जैविक उर्वरक है। राइजोबियम भी क्या है? जैविक उर्वरक है। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ये सब हाँ नेचुरल प्रोसेस से बनने वाले, नहीं नेचुरल प्रोसेस से नहीं, सूक्ष्म जीवों से बनने वाले। नेचुरल प्रोसेस से बनने वाले वो कंपोस्ट होते हैं, खाद होते हैं। ये जीवों से बनता है, सूक्ष्म जीव इसमें रहेंगे, यही लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस उपलब्ध कराएंगे। इसीलिए जब हम धान के खेत में ये सब डाल देते तो उनको नाइट्रोजन मिल जाता है इन्हीं से, शैवालों से। ध्यान देना। तो जिसमें हम जैविक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जैविक खेती, और ये पर्यावरण के लिए सही होता है। नेक्स्ट करा कि बताइए, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एमपीडा के संदर्भ में आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। एकदम सही बात है। इसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं, इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय कोच्चि में है। केरल के कोच्चि में इसका मुख्यालय है। ये ध्यान देने की बात है, केरल के कोच्चि में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है क्या, ये जान लीजिए, बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या है? क्या यह अधिनियम वास्तव में 2013 में यह अधिनियम आया था। इस अधिनियम की खासियत यह है कि इसके द्वारा भोजन को प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। भोजन प्राप्त करना एक कानूनी अधिकार बना, और कोई देश आपको भोजन उपलब्ध नहीं करा पाती है तो आप कोर्ट से इसका उपचार पा सकते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रावधान क्या क्या किया गया तो उसी पे सवाल है। इसमें कहा गया है कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को ये कवर करेगी। टोटल जो है ये 2/3 आबादी को कवर करती है पूरे भारत के। महिलाओं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर इसमें विशेष ध्यान देने की बात की गई है। इसमें भी कहा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भोजन, पका पकाया भोजन पास के आंगनबाड़ी केंद्रों से दिया जाएगा। यहाँ पे मोटे चावल को 3 रुपया, मोटे अनाज को 1 रुपया, गेहूं को 2 रुपये के हिसाब से प्रति केजी के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे 2 तरह के परिवार बनाए गए, एक अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार। अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 केजी अनाज और प्राथमिक परिवार को प्रति सदस्य 5 केजी अनाज दिया जाएगा। तो ये तमाम की व्यवस्था है। इसमें परिवार की जो मुखिया है उसमें महिला मुखिया विशेषकर 18 वर्ष से आयु से अधिक की
सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये बात इसमें बनाई गई। तो बहुत ही जबरदस्त कानून है। इसी के तहत इसमें भी ये प्रावधान किया गया कि आपात के समय अनाज फ्री में दिया जाएगा। आपात के समय अनाज सर कब आए है एडमिन क्या लिखा, अधिनियम 2013 में 2013 में अधिनियम था और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम को देखो मैं समझा देता हूं इधर से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस अधिनियम की खासियत यह है कि ग्रामीण 75% आबादी, शहर के 50% आबादी, टोटल देखा जाए तो 67% आबादी को ये कवर करती है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर जो प्राथमिक परिवार, दो तरह के परिवार बनाए गए हैं। प्राथमिक परिवार जो होगा, प्राथमिक परिवार, इसको प्रति सदस्य 5 केजी अनाज दिया जाएगा। 5 केजी, अब जितने सदस्य होंगे इसके हिसाब से। और एक यहां पे अंत्योदय परिवार है, अंत्योदय परिवार, इसको प्रति परिवार 35 केजी अनाज दिया जाएगा प्रति परिवार, जिसमें गेहूं की बात किया गया है, चावल की बात किया गया है और मोटे अनाज। गेहूं 2 रुपया, चावल 3 रुपया, मोटे अनाज 1 रुपया प्रति की दर से दिया जाएगा। इसमें भी प्रावधान है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पास के आंगनवाड़ी केंद्रों से खाना मिलेगा। 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी खाना देने की बात की गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है। और इसमें है कि परिवार की जो महिला अगर है तो उसी के नाम से, महिला के नाम से ही ये कार्ड बनेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। मुखिया महिला होगी। ठीक है, ठीक, चलिए तो अब आ जाते हम लोग। तो समझ गए ना। तो ये है बात, सही होनी कि 75% ग्रामीण आबादी, 50% शहरी आबादी। सही बात है। महिलाओं बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान, हमने बताया इसी बात। 18 वर्ष से, नहीं सभी बातें यहां पे सही है। 1 2 3 सभी बातें सही है। चलिए आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई? देखिए, उत्तर प्रदेश में 1992 में किसान बही खाता योजना शुरू की गई। 19 किसान बही योजना शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई? किसानों के जो खसरा खतौनी है उसकी सही सही स्थिति पता करने के लिए, ताकि उनके पास कितनी जमीन है, कितना वो लगान देते हैं, इसी का निर्धारण करने के लिए किसान बही योजना लॉन्च किया गया था यूपी में 1992 में। याद रखना है, बहुत ही बड़ी, कई बार आया हुआ सवाल है, कई बार आए हुए सवाल है। ठीक है, हाँ, चलिए आते आगे हम। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो काशी लालिमा वास्तव में ये भिंडी की प्रजाति है। अब बताइए, भिंडी सब्जी है कि फल है? बताइए, भिंडी सब्जी है कि फल है? बताइए आप लोग, भिंडी सब्जी है कि फल है? खसरा खतौनी में अंतर बता दीजिए। अच्छा, खसरा खतौनी जो होती है, जो खेत जब जिनके पास होता है, तो खेत और जो होता है
उसके कितना गाटा में है, ये सब आप निकालने के जब जाकर तो गाटा संख्या वंख्या सब दे देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं खसरा खतौनी। ठीक है, लेखपाल जब बनेंगे तो आपके पूरा ये भिंडी भिंडी फ्रूट है। वेरी गुड, गुड अनिका जी, यही चीज मैं जानना चाहता कि भिंडी क्या है, फ्रूट है। फल लोग सब्जी मत समझ लेंगे, भिंडी क्या है, भिंडी क्या है, फूल, फल है, फ्रूट है, और उसकी एक प्रजाति है काशी लालिमा। चलिए आगे आते हैं, लास्ट प्रश्न आज का हम लोग। हाल के बीते दिनों में कुछ नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, बताइए जरा आपको इसमें कौन कौन सी ऐसी नीतियां जो चावल के मूल्य को प्रभावित कर सकती हैं। एमएसपी कर सकती है कि नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1441 रुपया चावल का है, 2441 है ना, 2441 रुपया चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा व्यापार करना, बिल्कुल गवर्नमेंट इसकी ट्रेडिंग करती है तो अच्छे से चावल को ले लेती है और सरकारों को बेचती है, मतलब बाहर के देशों को, ये भी सही बात है। गवर्नमेंट स्टॉक की, हाँ, सरकार इसका भंडारण भी करती है, यह बिल्कुल है, खरीदती है। आपदा उपदा के समय पीडीएस के लिए तो सरकार खरीदती है चावल को कि चावल ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है ना। भारत में सबसे अगर कोई कहे तो भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, तो बताएगा भारत का प्रमुख खाद्यान्न, भारत का प्रमुख खाद्यान्न बताइए, भारत का प्रमुख खाद्यान्न और उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न। चलिए, भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है और उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, बोलिए। भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है? भारत का प्रमुख खाद्यान्न होता है चावल, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्यान्न है गेहूं, ठीक है ना। और ये सारी जो पॉलिसी है, इसके बाद है यहाँ पे सब्सिडी। सब्सिडी जो होती है ना, जानते हैं ना, जो आर्थिक सहायता दी जाती है खाद्यान्नों पर, विशेषकर डायरेक्ट तो नहीं दी जाती है, दो प्रकार की सब्सिडी होती है, आगे पढ़ाएंगे जब आएगा तो। एक होता प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। गेहूं यूपी का, चावल भारत का, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो आपने सब्सिडी का नाम सुना होगा, आर्थिक सहायता, विशेषकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले जो साधन होते हैं, जैसे उर्वरक है, सिंचाई है, इसमें जो हम लोग सहायता करते हैं, भारत सरकार जो सहायता देती है, उसी को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी, ठीक है। तो सब्सिडी भी एक तरह से बढ़ावा देता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं आंसर को, ताकि आपको याद हो जाए 20 प्रश्न। चलिए जल्दी से जल्दी रिकॉल कर लेते हैं, फटाफट। जो लेट आए हैं एक बार मैं बता देता हूं। पहला प्रश्न, नाबार्ड 82, स्वयं सहायता समूह लिंकेज करके 92, किसान क्रेडिट कार्ड 98-99, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 75 में किया गया था, मिला लीजिएगा। कह रहा कि कृषि शाख में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, तो वाणिज्यिक बैंकों का होता है, इसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, तब सहकारी बैंकों का। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण के लिए किस कीमत पे सरकार आपसे, किसानों से खाद्यान्न खरीदती है, वसूली कीमतों पे, प्रोक्योरमेंट प्राइस पे। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वो क्या है, परिसीमन मूल्य नहीं, बाजार मूल्य नहीं, बल्कि क्या है, वही प्रोक्योरमेंट प्राइस। सीएससीपी की स्थापना 1985 में हुआ है, यही एमएसपी को जारी करती है। इसके द्वारा कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने वाला हटा देंगे, बाकी सब करती है। निम्न में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन निर्धारण संबंधी संस्तुति करती है, तो जहां एमएसपी की बात होगी सीएससीपी हो जाएगा, और गन्ना की बात हो जाएगी तो सीसीईए हो जाएगा।
ठीक है, CCEA। जैसे गन्ने के उचित मामले CCEA हो जाएगा। भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन की सर्वोच्च संस्था कौन है? नेफेड, 58 में बना है। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2008, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कृषि सिंचित भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए चलाया गया था। ये सिंचित भूमि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 2011-12 में। हरियाली कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया जल संचयन से। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में 74 में। कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। एम्पेडा कब बना था? तो 72 में बना था। इसका मुख्यालय है कोच्चि में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई खोता योजना 92 में चलाया गया था। काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है। भिंडी एक तरह से फ्रूट है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कर हाल के लिए कौन कौन सी चावल के मूल्यों को प्रभावित करती है? तो ये सभी प्रभावित करती है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग और 20 प्रश्नों के साथ उपलब्ध होंगे। बना दिया जाए। बताए क्या बनाना? कोई भी किसी भी टॉपिक पे बना दे।